नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ वह बहुत बढ़िया होंगे। आज हम घटना चक्र राजनीति विज्ञान सीरीज का आज हमारा 6वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम आज प्रस्तावना, जिसे विदेशिका या इंग्लिश में प्रीएम्बर भी कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। ठीक है। और जैसे कि अभी हम जान सकते हैं कि अनुसूचियाँ जो होती हैं, अनुसूचियों से ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। उसके पहले जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, फिर भी पढ़ना पड़ता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, पर अधिकांश क्वेश्चन जो है अनुसूचियों से स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि हमने पीछे अनुसूचियाँ पढ़ चुका है, अब हाँ आज हमारा स्टार्ट करेंगे। आज हम प्रस्तावना शुरू करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे कि लिखा हुआ इसमें लिखा हुआ है कि आ गया, एक मिनट। लिखा हुआ पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 अगस्त 1946 को हुई थी। तो उसके जस्ट कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और जो नेहरू जी ने अगर पूछ दिया क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किसने किया था, तो पंडित नेहरू जी ने किया था। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा कि 23 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही क्या बोला गया कि 23 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो इसमें जो है कि देखिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है। ये तीन शब्द को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो ये तीन शब्द हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये तीन शब्द हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट लिखा होगा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देखी, मतलब कि अगर ये जो है, ये तीन जो है, इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो 1976 के पहले उद्देशिका में ये इतने शब्द थे: भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को तीन प्रकार के न्याय प्रदान करती है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि पूछ लेता है कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता और कितने प्रकार की समता। याद रखिएगा। तो देख लीजिए, लिखा कि 3 प्रकार की न्याय की बात की है, 3 प्रकार की न्याय, ठीक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की समता की बात की है, समानता का। ठीक है। 5 कौन सा है? 5 जो स्वतंत्रता है कौन कौन सा है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक। और 2 प्रकार की क्षमता कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। ठीक। तो ये जो है याद रखिएगा कि पूछ लेते हैं कभी कभी लाइन से, कितनी क्षमता और स्वतंत्रता होने हैं, कितने कितने प्राप्त हैं हमें। नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए तो क्या है कि उद्देशिका, ठीक है, देखिए तो कुछ कुछ अपने जो थे उस समय के जो क्रांतिकारी लोग थे या जितने भी थे जानकार लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी राय दी थी कि प्रस्तावना किस रूप में देखा जाए। देखिए श्री अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने के अनुसार क्या कहा था कि उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। कि मुंशी के अनुसार क्या था कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ठीक। और देखिए इस बार देखिए क्या है, प्रस्तावना का उसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट ने किया था, मुद्दा किया था कि हाँ उद्देशिका जो है, प्रस्तावना जो है, ये संविधान का भाग माना जाए या ना माना जाए। बेरुबारीवाद, ठीक है, ये 1960 में सर्वप्रथम हुआ था। ठीक है। तो इस 1960 में जब हुआ था तो इसमें प्रस्तावना को जो संविधान का अंग नहीं माना गया था। देखिए बस यही है, बहुत उल्टा सुल्टा करके बहुत बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देता है कि किस में माना गया था, किस में नहीं माना गया था। तो बस इतना याद रखिए कि इन जो बेरुबारी वाद विवाद था ना 1960 में, बस यही एक मत था जिसमें संविधान का अंग नहीं माना गया था। ठीक है। 1960 में नहीं माना गया था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे अगर मुख्यतः पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा प्रस्तावना उद्देशिका जो है कि सबसे मतलब कि जो एक निर्णायक मत कब मतलब उभर कर आया, तो ये देखिए है आपका केशवानंद भारती बनाम। ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का 1973 बाद में संविधान का भाग जो है स्वीकार किया गया था। इसके बाद इसी बार जितने भी हुए ना, जैसे मुंबई बनाम यूनियन, इसमें भी संविधान का भाग स्वीकार कर लिया गया। और केशवानंद भारती जो हुआ केरल वाला, इसमें भी स्वीकार कर लिया गया। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में भी उद्देशिका को क्या किया गया, संविधान को स्वीकार कर लिया गया, संविधान का भाग स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये इंडो बिहार में सिर्फ नहीं माना गया था, बाकी सब में संविधान का भाग स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए तो क्या है कि देखिए इसमें पूछ देता है कभी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इसने पूछा है कि उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक है। देखिए वही जब मुद्दा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान का भाग तो है परंतु ये न्याय योग्य नहीं है।
ठीक है, उद्देश्य का न्याय योग्य नहीं है। कहीं भी न्यायालय में इसको लेकर आप कहीं भी किसी न्यायालय में आप सुनवाई नहीं कर सकते या किसी न्यायालय में नहीं जा सकते उद्देशिका को सिर्फ लेकर। उद्देशिका में ये लिखा है तो मुझे चाहिए, ऐसा आप करके आप न्यायालय में किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं या किसी का न्याय आपको नहीं मिल सकता। ठीक, चलिए माइनस चलते हैं। देखिए प्रस्तावना में विचार अभिव्यक्ति अभी बताएं आपको कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार का न्याय और 2 प्रकार की समता की बात की गई है, ऊपर बता चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक, पर बी आर अम्बेडकर, देखिए बी आर अम्बेडकर ये इंपॉर्टेंट इनका महत्वपूर्ण कथन है जो अधिकतर फंसाने के लिए पूछ देता है। देखिए बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। ठीक है, उन्होंने किसी भी तरह जो है कि प्रस्तावना को आत्मा और हृदय और संविधान की आत्मा और हृदय नहीं माना है। इन्होंने जो है कि संवैधानिक उपचारों को ही माना है जो मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। देखिए के एम मुंशी ने क्या किया, इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। ठीक है, तो ये है, यही सब है, कुछ मान लो है उन्हीं की बातें हैं। तो हमने अपने क्वेश्चन में डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये है आपका क्वेश्चन, देख लेते हैं। चलिए देखिए इसमें दिया हुआ है, देखिए जो पूरा हमारा प्रस्तावना है उसके बारे में पूरा यहाँ पे लाइन से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने नंबर लिख लिया हुआ है कि जो 1976 जो हुआ था, संशोधन हुआ था, उसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और देखिए एक और अखंडता शब्द को बाद में जोड़ा गया था। तो ये 3 शब्द बाद में जुड़े थे, बाकी सारे शब्द पहले ही थे। तो ये पूछ देता है कि कब बाद में गया था, अब कब गया था। ठीक है, चलिए तो हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन पहले, तो देखते हैं। तो लिखा है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। ठीक, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए पूछ देता है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या लिखा हुआ पहला कि लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। ठीक, पहला। दूसरा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य। और चौथा है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। ये आंसर इसका देखते हैं कौन सा है, तो आंसर है आपका सी। ठीक है, पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य क्यों, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये हमारा ये बाद में जोड़ा गया था। देखिए यहाँ पे समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष दिया जाता है, तो अब दोनों के एक ही मान के चलिएगा। ठीक है, तो ये धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, वैसे देखेंगे अगर राजनीति विज्ञान की भाषा में पढ़ा जाएगा तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ से दोनों की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं, परंतु इस आपको उतना डीपली पूछता नहीं है। तो यहाँ पे अगर कहीं धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष दिया जाए, दोनों आप एक ही मान के चलिएगा, अलग अलग नहीं मान के चलिएगा। ठीक है, तो देखिए जैसा कि है इसमें, देखिए तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कि ये इंदिरा गांधी के समय में जोड़ा गया था। पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द को ये जोड़ा गया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान निर्माताओं के मत में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, किसमें प्रतिबिंबित होता है, मतलब कि हाँ, मतलब वही कि मतलब कि किसमें, मतलब संविधान जब बना था तो उनके अनुसार संविधान हमारे देश में क्या होना, राज्य में क्या होना चाहिए, कैसे उनकी संरचना होनी चाहिए, ये किसमें प्रतिबिंब होता है, तो उद्देशिका में प्रतिबिंब होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान में हमारे राष्ट्रों का उल्लेख किस किन नामों से किया गया है। ठीक है, संविधान राष्ट्रों का उल्लेख किस नाम से किया है, तो किस किस नाम से किया था। तो ऑप्शन ए है भारत तथा इंडिया, केवल भारत, सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, या डी भारत हिंदुस्तान इंडिया। देखेंगे तो हमारे संविधान में केवल ऑप्शन ए है भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है, जो आर्टिकल 1 में ही दिया है, भारत अर्थात इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्रम देखिए पूछ दिया गया है। अभी आपको बताया था मैंने कि इसको ध्यान दीजिएगा कि मतलब पूछ सकता है कैसे है क्या है। देखिए कितने प्रकार की न्याय था, 3 प्रकार की न्याय थी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी, या 2 प्रकार का समानता का था। ठीक है, भातृत्व तो एक ही है, तो ये आपका ऑप्शन यही हो गया, 3 5 2 1। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ठीक, मतलब जैसे पढ़ा गया है लाइन से उसको क्रम में सुमिलित करना है कि कौन सा लाइन से है। देखिए सबसे पहले है पढ़ लेते हैं यहाँ पर, तो गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न
ऑप्शन बी है आपका सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। ऑप्शन सी है आपका सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र। और ऑप्शन डी है आपका सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। तो ऐसा अगर देखा जाए तो जनवादी शब्द का तो कहीं भी हमारे उद्देश्य का मुद्दे है ही नहीं, और इसमें देखेंगे सब में जनवादी दिया है, ठीक है, जनवादी सब में दिया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन देखिए इसमें दिए, ऑप्शन दिखा ही नहीं इसमें देखिए, इसके डिटेल पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए हमारा क्या है कि सार्वभौम सत्ता संपन्न समाज धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणतंत्र है, ठीक है। कहीं भी जनवादी का उल्लेख नहीं किया, जनवादी शब्द का उल्लेख नहीं है। जनवादी शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया? चीन के संविधान में किया गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आंसर ही गलत है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? किस रूप में घोषित? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है आपका सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। इसमें ये नहीं पूछा है कि मतलब शुरुआत में या 1976 से पहले क्या था या 1976 के बाद क्या था, ये नहीं पूछा है। यहाँ आपका पूरा का पूरा है, तो वर्तमान की बात कर दिया, तो वर्तमान में हमारा ये धर्मनिरपेक्ष है शब्द है, क्योंकि 1976 से पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न शब्दों पर विचार कर, ठीक है। समाजवादी मतलब ये बोल दिया एक लाइन से, इसको क्रम अनुसार करना है। तो पहला है समाजवादी प्रजातांत्रिक सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष, ये 1 2 3 4 करके दिया है, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या क्रम है इसका, देख लेते हैं। तो देखें ऑप्शन ए है CADB, CDBA, CDAB या DACB। ऑप्शन देख लेते हैं हमारा। तो ऑप्शन ए है आपका CADB, सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक। इसको भी थोड़ा याद करना पड़ेगा कि क्या क्या है हमारे संविधान में उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे, ठीक है। तो अभी हमने देखा, कब से देख रहे थे, क्या क्या था? पदनिश्चय शब्द था, ठीक, पदनिश्चय शब्द था, और समाजवाद था, समाजवाद था, और कुछ तो दिख नहीं रहा। ग्राम स्वराज्य संपूर्ण, ये तो पहले से ही था। समाजवाद और पंथनिरपेक्ष दो है दिख रहा है। तो देखिए ऑप्शन आपका बी है 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 देखिए बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा? ये पूछ दिया संशोधन द्वारा। 42वां, 46वां, 44वां, 74वां। हमने देखा अभी ऑप्शन ए है 42वां संविधान, ठीक है। 3 शब्द जोड़े गए थे, हमेशा रखिएगा, हमेशा पूछ जाता है 3 शब्द, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? वही शब्द है, रिपीट किया है, देख लेते हैं क्या क्या। संप्रभुता, व्यक्ति की गरिमा, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष या निजता। तो ऑप्शन सी है आपका समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए, कब जोड़े गए थे? यही पूछ रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। यहाँ पे दिया 39वें, 44वें, 41वें या 42वें। तो ऑप्शन सी है आपका 42वें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन करता है धर्मनिरपेक्ष राज्य? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवीन सूची या राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो अभी जैसे कि हमने पढ़ना संविधान की प्रस्तावना में ही उल्लेखित है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में सम्मिलित नहीं था, कौन कौन सा नहीं था? तो बंधुत्व, समानता, संप्रभु या अखंडता। क्या है? अखंडता नहीं था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 1975 में ये शब्द नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो लिखा है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है, ठीक। देखिए पूछा पहला दिया है कि पहला ऑप्शन दिया है इसमें कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोतगतवा उद्देशिका बना, ठीक। दूसरा दिया है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा दिया है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। और चौथा संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता।
तो इसका थोड़ा विचार कर लेते हैं। देखिए इसमें पहला पहला दिया है ऑब्जेक्टिव प्रस्थान तत्व उद्देशिका बना, ये छोड़ देते हैं। ये देखिए इसकी प्रकृति न्यायोग नहीं है, न्यायोग नहीं है, ये सही है, न्यायोग नहीं है। न्याय रहता तो भैया सबको जो है कि आर्थिक समानता का ध्यान देना पड़ता, तो सबका अधिकार देना पड़ता। और तीसरा क्या है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है, इसका संशोधन नहीं किया क्योंकि संशोधन करके ही तो 1976 में जोड़ा गया था 3 शब्द, इसका संशोधन तो हो सकता है, तो ये गलत है। ऑप्शन 2 सही है, 3 गलत है। और क्या लिखा है, इस संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो 1 2 1 2 3 केवल 1 2 4 या 2 3 4, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी है आपका 1 2 4। ठीक, 1 2 4 देखिए 1 2 4 है, 3 गलत है, बस बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कब संशोधन किया गया था, वही पूछ रहा है। तो अभी जानते हैं कब से पढ़ते आ रहे हैं, कौन से 24वें 44वें 42वें संशोधन या 17वें संशोधन, तो ऑप्शन सी है 42वें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया था, तो वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार 42वें। बस क्वेश्चन देखें ना, प्रकृति वही है, बस घुमा दे रहा क्वेश्चन को, थोड़ा घुमा के पूछते रहा, तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द की संशोधन द्वारा, तो वही है 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान प्रस्तावना शब्द सम्मिलित नहीं था, यही पूछ रहा है कि संविधान सम्मिलित नहीं था, यानी कि 76 में कौन कौन से शब्द को जोड़ा गया, ये पूछना चाह रहा है। अप्रत्यक्ष पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है। तो कौन से शब्द नहीं थे 1976 से पहले, तो समाजवादी नहीं था, अखंडता नहीं था, और पंथ निष्पेष नहीं था, गणराज्य तो था ही। तो 1 2 3 देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 1 2 3, ऑप्शन 1 2 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो लिखा है समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे, कब सम्मिलित किए गए थे। ऑप्शन ए 41वें 43वें 42वें या 44वें, तो है आपका 42वें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, ये पूछना चाह रहा है, तो आपका है 42वें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। आमुख का मतलब वही प्रीएम्बल ही होता है, उद्देश्य का इंग्लिश में बोलते हैं, एक ही चीज़ है। तो ये पूछ रहा है क्या क्या है नागरिकों को सुनिश्चित करना है, देख लीजिए पूरा। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय और विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ठीक है, तो ये है सभी चारों ऐसे सही हैं, ये चारों क्लास में दिया हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा, तो डी है उसका। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट दिया है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है, तो होता है हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो लिखा है हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है, तो प्रस्तावना पढ़े तो प्रस्तावना में किया गया है, और कहीं तो किया नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से, समष्टिवाद से, समाजवाद से, डी अंतःक्रियावाद से। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन है सार्वभौमिकता से। सार्वभौमिकता का मतलब होता है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। देखिए ये है, क्या लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए, सार्वभौमिकतावाद का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में अनेक धर्म हैं, ऑप्शन बी है भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ऑप्शन सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या ऑप्शन डी है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या भाव करता है भारत में, तो ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन है आपका डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। वही पूरी धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, भारत के वो सक्षम में तो है क्या, भारत के संदर्भ में है, तो ये है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक, और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है ना, पंथ देखेगा वही, अगर पंथ निरपेक्ष धर्म लिखे थे तो धर्म निरपेक्ष मतलब ये होता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है ना कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर या सम्मान, किसी से कोई भेदभाव नहीं। ठीक, एक प्रश्न मोटा मोटी बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, संविधान की उद्देशिका में नहीं है, कौन सा नहीं है,
समाजवादी है, प्रभुता संपन्न भी है, पथनिरपेक्ष भी है। लोक कल्याण, लोक कल्याण नहीं है। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी लोक कल्याण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता? किसकी स्वतंत्रता नहीं है? तो आर्थिक, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। अब जितना चाहे उतना धन नहीं बना सकते अपनी इच्छा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या धार्मिक न्याय? कौन सा न्याय प्रस्तावना में लिखित नहीं है? तो नेक्स्ट आंसर देखते हैं, आंसर है डी, धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय की कहीं उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, पहला। दूसरा है, उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। तीसरा है, उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। और डी है आपका, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। ठीक है, पूछा चारों में से कौन सा सही है, कौन सा नहीं है? तो समाजवादी, तो देखते हैं आंसर। आंसर है हमारा ए, कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, वे 1976 के द्वारा बाद में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कौन सा है? ये उद्देशिका। जैसे तो अभी देखा जाए तो अम्बेडकर जी का विचार था, मूल अधिकार था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अगर अम्बेडकर जी के बारे में पूछ दे कि अम्बेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया था, तो आप बोलेंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा गया है। परंतु ऐसे अगर नहीं बोले, किसी का बिना अम्बेडकर जी का नाम लिए, तो उद्देशिका, अधिकतर उद्देशिका को ही संविधान का आत्मा कहा गया है। ठीक, देखिए यहाँ पे आंसर क्या देता है, तो आंसर देखिए यहाँ पे सी देता है। देखिए, जबकि देख लीजिए, बोला है कि लोकसेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बी एन अम्बेडकर के विचारों को ही सही माना है और संविधान की आत्मा को हृदय कहा है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? जन्म कुंडली कहा है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर या महात्मा गांधी? तो है के एम मुंशी। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, दीनदयाल उपाध्याय, बी आर अम्बेडकर? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था। इस क्वेश्चन में चलते हैं। तो लिखा, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ये संविधान हिस्सा नहीं है बोल रहा है, हिस्सा नहीं है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, किसमें कहा था? ऑप्शन देख लेते हैं। तो लिखा, इन बेरूबारी, गोलकनाथ, सज्जन सिंह, केशवानंद भारती? ऑप्शन क्या? ऑप्शन नहीं है आपका बेरूबारी। बेरूबारी में सर्वप्रथम घोषित किया कि संविधान का हिस्सा नहीं है। बाकी सभी जितने भी बात हुए सब में संविधान का मान लिया गया कि हाँ है, बस न्याय योग नहीं है। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? संविधान का भाग है। संविधान का भाग कब से की हुआ था? ये हुआ था, ये क्या क्या लिखा है देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। लिखा है कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए इसमें तो वो गोलकनाथ दिया नहीं है इसमें, तो इसमें हम बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मान लेंगे। ये ऑप्शन सी है, देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? ऑप्शन ए है बेरूबारी विवाद, प्रिवी पर्स विवाद, ए के गोपालन विवाद, केशवानंद भारती विवाद? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका डी, केशवानंद भारती विवाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। उनकी व्याख्या कहाँ की गई है? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में, या संविधान के पाठ में कहीं नहीं? तो ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन होगा सी होगा ऑप्शन। ठीक है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इन तीनों में जो है कि प्रस्तावना के आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कौन सा एक उद्देश्य? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य की नीति निर्देशक या संसद? तो है आपका संविधान की प्रस्तावना। देशों को नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई? कितने प्रकार के न्याय? देखिए यहाँ पे दिया है 2 प्रकार के न्याय। ऑप्शन ए है 2 प्रकार के न्याय, सॉरी ऑप्शन बी है 3 प्रकार के न्याय। ठीक है, न्याय कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय, देखिए आर्थिक न्याय कहीं भी जिक्र नहीं है सिवाय उद्देशिका के। उद्देशिका क्या दिया है? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है देखने में लिखा हुआ है? उद्देशिका और मूल अधिकार। उद्देशिका राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इस संविधान में देखिए जो आर्थिक न्याय है ना सिर्फ यही 2 जगह उपलब्ध है और कहीं आर्थिक न्याय दिया नहीं है, उद्देशिका और राज्य के निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में दिया गया अमुख, अमुख यानी कि वही प्रीएम्बल या उद्देशिका न्यायालय में लागू नहीं होता। ऑप्शन दिया, कौन सही है कौन सा गलत है ये बताना है, कौन सा सही है। तो वह है ऑप्शन पहला कि न्यायालय में लागू नहीं होता, दूसरा है महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, तीसरा है शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है और संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। ठीक है, तो कौन कौन सा सही है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका 1 2 2 3 1 2 3 और 2 3 4। तो चलिए देख लीजिए थोड़ा इसको हम कर लेते हैं। देखिए न्यायालयों में लागू नहीं होता ये तो सही है पहला, कि उद्देशिका न्यायालय में लागू नहीं होता। महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, ये सही है, ये उपयोगिता है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, ये भी सही है। और संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि अगर संविधान जो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं, अधिकारी जो हैं, मजिस्ट्रेट लोग हैं, इनको अगर कहीं भी कोई भी संविधान में कहीं कोई दिक्कत या समस्या होती है तो ये उद्देश्य जो प्रियम्बल होता है उससे देख कर उनके निर्णय पे पहुंच सकते हैं। तो ये उनके सहायता कर न्याय निर्णय में सहायता करता है। 4 कथन देखिए लिखा है, सभी 4 कथन सत्य हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आज हमारा प्रीएम्बल खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारा देखते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।